ऑलराइट, सो अभी हमने एक एक फंक्शन मालूम किया जिसको हम हैमिल्टोनियन कह रहे हैं, जो कि बेसिकली टी प्लस यू है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ समथिंग लाइक टोटल एनर्जी, राइट। और ये जो है टोटल एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन के नाम से से हम याद करेंगे, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये सवाल हमारे सामने आएगा कि ये जो हैमिल्टोनियन है, ये किस वक्त टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और क्या ये हमेशा एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी या नहीं। तो देखिए, ये इसका इस इन दो सवालों का जवाब उसने यहाँ पर लिखा है, और वो कह रहा है कि द फंक्शन एट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम मे बी डिफाइंड एज इन इक्वेशन 7.128, जो कि बेसिकली लैग्रेंजियन माइनस, चलें एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली किस इक्वेशन की बात कर रहा है। ये इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा है। यहाँ से हम हैमिल्टोनियन बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास लैग्रेंजियन मौजूद हो तो हम उसके ज़रिए से यहाँ पे हैमिल्टोनियन कैलकुलेट कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि फर्ज करें कि ये हमने यहाँ पे इस तरीके से 7.182 से 128 से हमने हैमिल्टोनियन मालूम किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। ये टोटल एनर्जी के बराबर से उस वक्त होगा कि ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं जो अभी हमने देखी, वो टाइम इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टिंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, thus ensuring that the kinetic energy is homogeneous quadratic function of q dot j। ठीक है, इसके अलावा यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यू डॉट का ही फंक्शन हो, बाकी कोई और उसमें टाइम एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर जो इक्वेशन हैं हमें कोऑर्डिनेट्स में और जनरलाइज कोऑर्डिनेट में, वो 7.116, इसको भी एक दफ़ा देख लीजिए, ये वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी है, ये वाली इक्वेशन, दिस वन, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। तो वो हम अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन है जनरलाइज वेलोसिटी का, तो उस सूरत हाल में फिर ये इसकी पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, राइट। जैसे कि या तो अगर यू को लिख रहे हैं तो वो फॉर एग्जांपल एक्स एक्स अल्फा आई का फंक्शन होगा, या आप उसको सीधा सीधा क्यू जे ये यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो से उसका फंक्शन, दैट मीन्स कि पार्शियल यू बाय पार्शियल क्यू डॉट जे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अब ये सवाल कि द क्वेश्चन डज एच इक्वल्स टू ई फॉर द सिस्टम, यानी कि एच जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, एंड इज एनर्जी कंजर्व फॉर द सिस्टम, और ये कि क्या एनर्जी सिस्टम के लिए कंजर्व है। तो वो आपसे कह रहा है कि ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा मुमकिन है कि आपके पास एनर्जी तो बहरहाल कंजर्व हो रही हो, लेकिन वो हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर ना हो। तो उसकी उसने मिसाल ऐसे दी है कि फ़र्ज़ करें कि आप अब अपनी जगह के ऊपर रुके हुए हों, ठीक है, लेकिन कोई वो जो सिस्टम आप जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो बहरहाल मूव कर रहा हो, उसके अंदर मोशन हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि अब आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जब आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ जब आप उनको कनेक्ट करना चाहेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यू जे के फंक्शन नहीं होंगे, बल्कि वो क्यू डॉट जे के भी फंक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम डिपेंडेंस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। या सिंपल जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं वो फिर टाइम टाइम डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब आप चाहें तो उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखें या फिर सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिखें, फिजिक्स बहरहाल चेंज नहीं होगी। तो उसकी टोटल एनर्जी तो बहरहाल जो है वो कंजर्व होगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हैमिल्टोनियन बहरहाल जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। तो ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए।
इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमें स्टडी करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि फर्ज करें कि यानी कि हम ये साबित करना चाहेंगे इसमें कि स्पेस होमोजीनियस है, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्पेस। फर्ज करें कि ये मेरे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास 8 के करीब। फर्ज करें पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ये 8 पॉइंट हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्स इनफाइनाइट हो। तो और आप फर्ज करें कि आप अगर यहाँ पे कहीं खड़े हों, ठीक है, तो आपके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक जैसे होंगे, और इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे होंगे, कोई फ़र्क नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें पता चलेगा कि वो हमें बताएगी कि स्पेस हमारी होमोजेनियस है, यानी कि इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्पेस। और उसको हम इस तरह साबित करेंगे कि लैग्रेंजियन, फर्स्ट करें हमने एक लैग्रेंजियन अगर यहाँ हमने डिफाइन किया है, कोई फिजिक्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है फर्स्ट करें वो अगर डेल्टा आर है, ठीक है, तो आप अगर सिस्टम को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए तो ये आपके पास नया नया लैग्रेंजियन आ गया, ठीक है। तो आपने ये जो वेरिएशन इन एल मालूम करेंगे तो वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स यहाँ पर है वही फिजिक्स यहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसलेट करा के सिस्टम को यहाँ से यहाँ लेके जाने में लेग्रांजियन जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये इस वजह से चेंज नहीं हो रहा है कि स्पेस हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे साबित करना चाह रहे हैं कि फर्ज करें कि आप यहाँ पे थे, आपने कुछ में डेल्टा आर आपने ट्रांसलेशन की और उठ के अब यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये एक नए पॉइंट पर आ गए, तो ये आपने काम किया है। तो ये आपने इनफाइनेटेसिमल जो है ट्रांसलेशन की है। और ये रादर हम ये कहना चाहेंगे कि हमने जो है वो आप देखें कि हमने यहाँ डी आर लिखा है, क्रॉनिकल जो है आर लिखा है अपने आप से। और अभी हम ये काम जो है वो सिंगल पार्टिकल के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पर आपके पास एक के बजाय एन पार्टिकल भी हों तब भी यही सारी कैलकुलेशन उसके लिए थ्रू होंगी, सिर्फ आपके पास इंडेक्स का इजाफा हो जाएगा, वो हम फिलहाल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसमें लेग्रांजियन जो है वो ऐसे लिखे जा रहे हैं, लेग्रांजियन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स आई एन एक्स डॉट आई, ठीक है। The change in L caused by the infinitesimal I mean displacement, और याद है आपको ये basically kind of very small change हम कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, ये चेंज है। और ये इस वेक्टर हमने यहाँ लगाया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये आई जे के किस डायरेक्शन में। यहाँ पर आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 यानी कि एक्स वाई जेड तीनों, तो किसी भी आप तीनों डायरेक्शन में भी कर सकते हैं इसको, आप एक डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ये फंक्शन है एल एक्स और उस एक्स डॉट का, आप इसके अंदर वेरिएशन ले रहे हैं। और आपको याद है ये मैं बार बार इसको क्रॉनिकल डेल्टा कह रहा हूँ, तो क्रॉनिकल डेल्टा आपको याद है कि ये बेसिकली वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी कभी हम इस क्रॉनिकल डेल्टा हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई टाइम्स पार्शल एक्स आई है। आप अगर एक लम्हे को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को भूल भी जाएं तो आप जस्ट इसकी डेल्टा आर या डेल्टा वाई की डेफिनेशन है मैथमेटिकल, उसको ही आप याद रख लें तो वो भी बहुत है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स आई और एक्स डॉट आई का, तो एग्जैक्टली आपको ये काम दोनों के साथ करना पड़ेगा। यानी कि जब आप वेरिएशन देखते हैं एल के अंदर तो क्रॉनिकल डेल्टा एल इज इक्वल टू पार्शल एल बाय पार्शल एक्स आई और क्रॉनिकल डेल्टा एक्स आई और अगला ये फंक्शन एक्स डॉट का, तो एग्जैक्टली ये चीज़ दोबारा आ गई आपके पास। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं यानी क्रॉनिकल डेल्टा के अंदर डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव भी कम्यूट करते हैं, जिसको भी आप चाहें पहले ले आएँ। तो अब अगर फर्ज करें ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी हुई है, मैं क्रॉनिकल डेल्टा ये चीज़ तो लिखी हुई है बेसिकली क्रॉनिकल डेल्टा डी एक्स आई ओवर डी टी है, तो मैं अगर उसको बाहर निकाल दूँ तो ये पार्शल ये क्रॉनिकल डेल्टा एक्स आई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टाइम की कोई एक्सप्रेसिट डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो जीरो हो गई, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बच गई जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें हमें मालूम है कि ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये तो बहरहाल हमने वेरिएशन की है।
तो क्या चीज़ जीरो हो सकती है? वो पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स आई है जो कि जीरो हो सकता है, ठीक है। और आप रिकॉल करें हमारे पास जो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन है जो कि हमें बताती है कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई बराबर है डी बाय डी टी और पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट आई के लिए हमारे पास ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन है। शुरू से 15 मिनट 7.1.3 से इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि ये चीज़ ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ जो राइट हैंड साइड पे थी वो ज़ीरो के बराबर हो गई और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट आ जाएगा जो कि बहरल कांस्टेंट के बराबर है। और आपको मालूम है कि ये जब भी हम ऐसी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें जनरलाइज मोमेंटम देती है। तो इस केस में हमारे पास पी आई आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हम डेरिवेटिव सिर्फ एक्स डॉट के लिहाज से ले रहे हैं और हम जानते हैं कि लैग्रेंजियन दरअसल डिफरेंस होता है टी माइनस यू का, तो जब ये डॉट इस पे लगेगा टी पे ये तो हमें कुछ वैल्यू दे देगा लेकिन ये चूंकि पोटेंशियल तो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है तो वो तो जीरो हो जाएगा। और इस काइनेटिक एनर्जी को जो हमने यहाँ लिखी है वो बहरहाल आप अगर आप इसका डेरिवेटिव अंदर लें तो आपको पता है कि टू से टू कैंसिल होगा, एम एक्स डॉट आ जाएगा जो कि पी आई के बराबर है जो कि कॉन्स्टेंट है। तो ये सारी कैलकुलेशन इसलिए ये निकल के आई और पी आई कॉन्स्टेंट हुआ है क्योंकि हमने ये शुरू से अज्यूम किया हुआ था कि स्पेस होमोजीनियस है, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी टाइम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। और वो ट्रांसलेशन जो है आप उठा के कहीं से कहीं ले जाइए तो वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे बाद कहीं और पहुंच जाएं तो आपकी फिजिक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे टाइम जो है वो फिजिक्स आपकी सेम रहेगी। तो इसी वजह से पार्शियल एल सॉरी इकोनॉमिकल डेल्टा एल जो है वो ज़ीरो है। एक बात। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, हम इसी स्टेटमेंट को मजीद जनरलाइज कर सकते हैं कि दिस रिजल्ट में आल्सो बी इंटरप्रेटेड according to the following statement, if the Lagrangian of a system not necessarily closed। अभी तो हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है क्लोज सिस्टम के लिए कि लेकिन अगर सिस्टम क्लोज ना भी हो, ठीक है, इवन देन आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप निकल जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, आपको मैं याद दिला दूँ कि देखिए अगर पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स आई जीरो हुआ है तो आपको मालूम है कि हम इससे पहले कैलकुलेशन करते रहे कि ये चीज़ जो होती है बुनियादी तौर पे आपको फोर्स दे रही होती है, ठीक है, किसी आई डायरेक्शन में। अब ये एक्स भी हो सकता है, वाई जेड कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जीरो हो गई। चूंकि फोर्स जीरो हुई है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो गई, ये ख्याल रखिएगा। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि if the Lagrangian of a system not necessarily closed is invariant with respect to the translation in a certain direction, then a linear momentum of the system in that direction is constant in time। अच्छा, ये लैग्रांजियन क्यों इनवेरिएंट होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि जब उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। हम न्यूटोनियन फिजिक्स में जब हम बात कर रहे होते थे तो आर्गुमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बेसिकली क्या होता था कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ना लगे तो उस डायरेक्शन की मोमेंटम कांस्टेंट रहती है या कंजर्व हो जाती है। अब की दफ़ा यही आर्गुमेंट हम जो है वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स के हवाले से कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लैग्रांजियन इनवेरिएंट रहे, लैग्रांजियन चेंज ना हो, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए या फर्ज करें यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। अब आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल लैग्रांजियन यहाँ ये था, अब फर्ज करें यहाँ आ गया तो ये एल एल सिंगल प्राइम हो गया, ये एल डबल प्राइम हो गया, एल ये ट्रिपल प्राइम हो गया, ये चार चार प्राइम हो गया, ठीक है। तो इन हर किसी भी आप डायरेक्शन में निकल जाएं, किसी पॉइंट पे भी आ जाएं, लेकिन डेल्टा एल जो है वो जीरो है। तो जिस डायरेक्शन में फर्ज करें एल इनवेरिएंट है, फर्ज करें इस डायरेक्शन में एल इनवेरिएंट नहीं है या एल डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, कुछ होगा। तो जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में लैग्रेंजियन जो है वो कंजर्व है, राइट, दैट इज फर्ज करें कि हमारे पास एल माइनस एल प्राइम जीरो है, तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि पार्शियल इलेक्ट्रॉनिकल डेल्टा एल इक्वल टू जीरो, तो उस एल प्राइम डायरेक्शन में जो है वो फिर लैग्रांजियन कंजर्व होगा एंड सो ऑन। ये इस पूरी चीज़ का मतलब है। Similarly, we can also do the same kind of physics for angular momentum। अब इससे पहले हम सिर्फ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस ले रहे थे कि हम किसी पॉइंट पे जाके हम देख रहे थे। अब
जो ये वाली मिसाल थी ये मोर टूवर्ड्स डायरेक्शन है कि आप किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए हैं कायनात में, हम चाहें इस डायरेक्शन में निकल जाएं, इस डायरेक्शन में हो, किसी डायरेक्शन में भी हो, इट डजेंट मैटर। आपके पास ये ओरिजिनल लैग्रांजियन है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में आप सिस्टम को उठा के ले जाएं, ठीक है, और वो एल से एल प्राइम बन जाए, ठीक है, तो आपका जो पार्शियल जो इकोनॉमिकल डेल्टा एल है वो बहरहाल जीरो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्पेस आइसोट्रॉपिक है, इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो चूंकि लैग्रांजियन चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगी। और एंड दैट रिमाइंड्स यू द फैक्ट दैट स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ उसने आपको हमें दिखाने की कोशिश की है। अगेन यहाँ पर हम इनिशियली ये सारी कैलकुलेशन करेंगे क्लोज सिस्टम्स के लिए और सिंगल पार्टिकल के लिए, लेकिन फिर आप इसको जनरलाइज करके आप जो है मल्टी जो जो मैनी पार्टिकल सिस्टम है वहाँ पे भी जा सकते हैं, और इवन अगर सिस्टम क्लोज ना भी हो तब भी ये जो रिजल्ट्स हैं वो होल्ड करते हैं। तो लेट्स डू सम कैलकुलेशन एंड सी कि ये ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास एक छोटी सी मिसाल है कि ये फर्ज करें कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ बैठा हुआ है और उसने रोटेट करना शुरू किया। तो रोटेट करने से ये डेल्टा थीटा पर उसने हमने बहुत ही, जिस तरह हमने पहले इनफाइनेटेसिमली जो है फासले पर हम पॉइंट को सिस्टम को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए थे, अब की दफ़ा हमें चूँकि उसको रोटेट कराना है किसी एंगल पे, तो वो अब की दफ़ा हम इनफाइनेटेसिमल जो है एंगल ले रहे हैं डेल्टा थीटा, ठीक है। इस तरह करने से क्या हुआ, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं तो ये आर जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये आर से आर प्लस डेल्टा आर हुआ, क्योंकि याद रखें मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी फिगर को आप चाहें तो जो आपके पास वेक्टर्स के फार्मूले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ये रोटेशन मोशन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो क्रॉनिकल डेल्टा आर जो है वो बराबर है क्रॉनिकल थीटा प्लस आर पे। ये ओरिजिनल वेक्टर है और ये इतने एंगल के ऊपर घूमा है तो उसने आर के अंदर ये चेंजेस दिए हैं। तो हम इसमें रेडियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बराबर होगी डेल्टा आर डॉट इक्वल्स टू डेल्टा थीटा प्लस आर डॉट, ठीक है। ये पूरे पॉइंट के ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा उसकी ये रेडियल वेलोसिटी दे देगी। अगेन हमने ये कहा है कि पार्शियल एल जो है सॉरी क्रॉनिकल डेल्टा एल वो इस पूरे ऑपरेशन में जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वेरिएशन जब हम करेंगे लैग्रांजियन के अंदर तो वो वेरिएशन ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। और हमने अगेन ये माना है फिलहाल कि लैग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई डॉट, ये हमने यहाँ पे माना हुआ है, ठीक है। तो अगेन जब हम इसके अंदर वेरिएशन कर रहे हैं तो ये पार्शियल एल वेरिएशन इन एल इज इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स आई वेरिएशन इन एक्स आई प्लस समेशन पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट आई वेरिएशन इन उनसे एक्स डॉट, ठीक है। ये जीरो के बराबर है। ये सब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगेन लैग्रांजियन इक्वेशन हमारे पास ये है कि पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स आई जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ अपनी दफ़ा नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये पी डॉट के बराबर है, ठीक है। आपको मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि ये चीज़ बेसिकली फोर्स के बराबर होती है, फोर्स बराबर हो फोर्स को लिखा जा सकता है पी डॉट आई। इसी तरह ये पार्शियल एल पार्शियल एक्स डॉट आई आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये चीज़ पूरी इस तरह लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी इक्वेशन जो हमारे पास 7.140 है इसकी जगह पे मैं पी डॉट आई लिख सकता हूँ इसको देखते हुए, और इसकी पार्शियल एल पार्शियल एक्स डॉट आई की जगह पे मैं पी आई लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन वेरिएशन इन लैग्रेंजियन becomes summation p dot I chronicle delta xi plus summation pi chronicle delta xi is equals to 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये जो एक्साइज हैं ये बेसिकली मैंने आर की जगह पे लिखे हुए हैं ना, तो मैं बजाय इसको एक्साई कहने के, यानी कि यहाँ मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं बजाय कंपोनेंट को लिखने के मैं इसको पूरा फुल फ्लैश वेक्टर फॉर्म में लेकर लिख दूँ इस पूरी इक्वेशन को। याद रहे कि हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, ये चीज़ जीरो के बराबर है। अच्छा, आप
में से कोई सवाल ये कर सकता है कि हम वेक्टर में लिख रहे हैं जबकि लैग्रेंजियन तो उसमें होता है स्केलर है। यस, ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट्स हमेशा स्केलर्स होते हैं। तो बावजूद ये कि पी डॉट और ये पार्शियल आर ये अपने तौर पे वेक्टर हैं, लेकिन क्योंकि हम डॉट ले रहे हैं तो डॉट लेने की वजह से ये स्केलर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको ये जो हमने हमारे पास कंपोनेंट में लिखा होता हमने इसको फुल वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चूंकि बोल्ड है, बोल्ड बता रहा है ये वेक्टर है। इसी तरह हमने यहाँ तो ये क्रॉनिकल डेल्टा एक्स डॉट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ से पहले से निकाली हुई हैं। ये क्रॉनिकल डेल्टा आर है और ये क्रॉनिकल डेल्टा आर डॉट है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे आगे जाके लिख देंगे। तो ये पी डॉट, ये क्रॉनिकल डेल्टा आर आ गया, और ये पी डॉट यहाँ पे सॉरी पी डॉट डॉट है, ये पी डॉट यानी कि पी डॉट के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डॉट, ये डेल्टा आर आ गया, ये पी डॉट और ये डेल्टा आर डॉट आ गया। दैट इज दिस इज नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा आर डॉट वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ ये आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो वेक्टर्स के ये आपने बचपन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी की आपने ये जो है आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि आप उसको अगर साइक्लिकली परम्यूट कराएं। ठीक है, साइक्लिकली परम्यूट कराने का मतलब क्या है कि ये चीज़ बराबर होगी सी क्रॉस ए क्रॉस बी के। आपको जो है वो उसका साइकिल नहीं तोड़ना है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अगर यहाँ पे लगाएं और इनको साइकिल में परम्यूट कराएं तो आप ये डेल्टा थीटा जो है वो बाहर निकाल के लिख सकते हैं, और आर डॉट सॉरी ये लिखा जा सकता है आर थीटा डॉट आर क्रॉस पी डॉट प्लस आर थीटा डॉट आर डॉट क्रॉस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब हम यहाँ पे ज़रा सा गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि डेल्टा आर थीटा सॉरी डेल्टा थीटा यहाँ कॉमन है, हमने बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ पूरी अंदर रह गई। तो ये डेल्टा थीटा डॉट विद ऑल दिस इक्वेशन। और अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये पूरी इक्वेशन लिखी जा सकती है डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। तो मतलब क्या है कि जब ये ऑपरेटर अंदर जाके ऑपरेट होगा तो आर को छोड़ेगा, पी को डिफ्रेंशिएट करेगा जो यहाँ पी डॉट आ गया, फिर सेकंड टाइम ये पी को छोड़ेगा आर को डिफ्रेंशिएट करेगा जो यहाँ आ गया। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये पूरी चीज़ जीरो के बराबर हो रही है इसके डॉट प्रोडक्ट। हमें मालूम है कि ये डेल्टा थीटा जिस तरह हमने पहले कहा था लीनियर मोमेंटम की कैलकुलेशन में कि डेल्टा आर जो है, ठीक है, वेरिएशन इन आर ये तो नॉन जीरो है, या ये क्या हमने ये कहा था कि पार्शियल एक्स क्रॉनिकल डेल्टा एक्स आई जो है ये नॉन जीरो है। दीदी ये आप अपना माइक बंद करें प्लीज, अपना माइक बंद करें, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो फिर अब ये देखें कि जिस तरह ये नॉन जीरो थे, राइट, बिल्कुल इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा थीटा नॉन जीरो है। ये तो क्योंकि ये किस्म के हमने आर्बिट्ररी चेंज की है, इनफाइनाइट डेसिमल से ही, बट हमने चेंज तो किया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ जीरो होनी चाहिए, तो उसका मतलब है ये चीज़ जीरो है। दैट इज डी वाई बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इम्प्लाइज कि आर क्रॉस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आर क्रॉस पी क्या चीज़ है, हमने शुरू में लेक्चर्स में देखा है, आर क्रॉस पी इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम। ये एल और इत्तेफाक है कि लैग्रेंजियन का एल और इसका एंगुलर मोमेंटम का एल दोनों एल है, लेकिन याद रखिएगा वेक्टर्स को हम कैपिटल बोल्ड लेटर से जाहिर करते हैं और लैग्रेंजियन को हम सिंपल लेटर से, बोल्ड नहीं होते हैं। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो आपने देखा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है। क्यों हो रहा है ऐसा कि स्पेस हैज सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी डायरेक्शन। कि आप अगर यहाँ खड़े हुए हैं तो आप यूनिवर्स में किसी भी डायरेक्शन में आप अगर चले जाएं, ठीक है, आपके पास ये यहाँ लैग्रेंजियन है, आप उठ के किसी डायरेक्शन में गए, फॉर एग्जांपल आपका लैग्रेंजियन यहाँ एल था, फर्स्ट करें आप किसी और डायरेक्शन में गए, वहाँ पे एल प्राइम है, तो जो वेरिएशन है एल प्राइम यानी कि लैग्रेंजियन में दैट इज एल माइनस एल प्राइम की वो जीरो है, यानी कि फिजिक्स दोनों की सेम है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है। और
and that means why it is zero, because space has same properties in each and every direction. अब ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, देखिए ये हम बहुत आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन के पास चांद है, चांद की मौजूदगी की वजह से हमारे पास एक प्रेफर्ड डायरेक्शन आ गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है, फर्ज करें कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चांद है, दूसरे उसके मुखालिफ में चांद नहीं है, तो अब स्पेस आइसोट्रॉपिक नहीं रही है और ना ही होमोजीनियस रही है। ठीक है, फिर से ना सिर्फ चांद है बल्कि दूसरे प्लैनेट्स हैं, दूसरे स्टार्स हैं। ठीक है, तो ये हम इसको इतनी आसानी के साथ इस चीज़ को नहीं लगा सकते, लेकिन हमें हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम फर्ज करें, हम ज़मीन को एक एज ए क्लोज सिस्टम के तौर पर देख लें, तो फिर ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि अगर हम यूनिवर्स को या तो फिर बहुत बड़े स्केल पे देखें, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड सो ऑन, तो फिर वहाँ पर चूंकि हमारा सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा और हम इस किस्म की जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तो वहाँ पर फिर अगेन हम ये देख सकेंगे कि ये लॉज जो हैं वो एग्जैक्टली वैलिड हैं। ठीक है। छोटी क्लासेस में जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स कर रहे होते थे, तो हम इस चीज़ को इस तरह कहते थे कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगना बंद हो जाए, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाती है या कंजर्व रहती है। अब की दफ़ा हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अगर सिस्टम को आप अगर लेके चले जाएं, या अपने सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि आपका लैग्रेंजियन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप किसी एक एंगल पे आपने सिस्टम को रखा, आप उसको रोटेट करके किसी दूसरे एंगल पे ले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी हमारी दुनिया है, उसका एक साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है। फर्ज करें, अगर हम सूरज और दूसरी चीज़ें हैं जो आसपास हैं उनको हम हटा दें, और अगर हम दुनिया को अपसाइड डाउन कर दें, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाए, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाए, तो फिजिक्स के लॉज में कोई कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक बात का इजाफा किया है कि हम चांद और सूरज को एक लम्हे के लिए भूल जाएं, डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो वहाँ मौजूद हैं, वो किसी खास एंगल पे मौजूद हैं, तो अगर हम इस सिचुएशन में हम दुनिया को अपसाइड डाउन करते हैं, तो वहाँ पे फिजिक्स तब्दील हो सकती है। लेकिन एक लम्हे को अगर हम उनको नेगलेक्ट कर दें, तो फिर हम ज़मीन को अगर अपसाइड डाउन करेंगे तो फिजिक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये नेचर की फंडामेंटल लॉज हैं। ठीक है, खासतौर पर एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर इस तरह की लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो हमने तीनों लॉज पढ़े हैं एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, या जिसको हम हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, हम इन लॉज की बेइंतहा केयर करते हैं, और ये हमारे लिए एक किस्म की डार्कनेस के अंदर लाइट का काम करते हैं, कि जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, वहाँ हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या एनर्जी, क्या इस तरह की चीज़ें कंजर्व हैं या नहीं। क्योंकि अगर कहीं पर कंजर्व नहीं होती, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी वहाँ सोर्स मौजूद है जो वहाँ सिमेट्री ब्रेक कर रही है, और फिर वो सिमेट्री ब्रेकिंग हमें समझ में आ जाए, तो फिर हम नई चीज़ों को जो है वो हम जान सकते हैं। तो यही वजह है कि इसने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक बात को जो एलेबोरेट किया है कि an important corollary of this theorem is the following: consider a system in an external force field. If the field possesses an axis of symmetry, then the Lagrangian of the system is invariant with respect to the rotation about that symmetry. हमारे केस में यहाँ पर जो symmetry axis थी वो ये वाली थी। इसके अराउंड हमने जब सिस्टम को रोटेट कराया, क्योंकि ये सिस्टम की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी वजह से हमारे पास फिजिक्स में कोई कोई तब्दीली नहीं है हुई। तो हमें ये एक बात और भी देखनी पड़ती है कि जब हम किसी सिस्टम को रोटेट करा रहे हैं, तो क्या जो एक्सिस जिसके अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं, क्या वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस बात की गारंटी देगी कि वो सिस्टम जो है या उसके आसपास की जो स्पेस है वो आइसोट्रॉपिक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज रखती है। इस वजह से लैग्रेंजियन जो है वो सेम रहेगा। एक बात, hence the angular momentum of the system about the axis of symmetry is constant in time. This is exactly the case discussed in example 7.4। 7.4 हमने आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्टिकुलर डायरेक्शन में चूँकि कोई टॉक नहीं लग रही है, तो उस वर्टिकल डायरेक्शन में जो है जो आप कहें कि एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। ठीक है।
अच्छा, इसका ये वो कह रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन सिमेट्री प्रॉपर्टीज एंड द इनवेरियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज। कह रहे हैं इसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। ये एसोसिएशन गोज बियॉन्ड मोमेंटम कंजर्वेशन, indeed beyond classical system, and find wide application in modern theories of field and elementary particles. आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटम फील्ड थ्योरी is the theory, हम कहते हैं थ्योरी है बट इट इज अ मैजिक। एटॉमिक फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो और या पार्टिकल फिजिक्स हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर हम कर सकते हैं या मोस्ट रिलायबल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं तो वो फील्ड थ्योरी के जरिए से हैं। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और ये सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहले किसी ने अगर रिलेशन फाइंड किया था तो वो एमी नॉइडर थी। ये एक मैथमेटिशियंस थी, जर्मन मैथमेटिशियन। उन्होंने सबसे पहले ये बात मालूम की थी कि अगर किसी डायरेक्शन में या फर्ज करें ये कहें कि अगर कोई चीज़ कंजर्व हो रही है, कोई क्वांटिटी कंजर्व हो रही है, उसका मतलब है कि कोई उस सिस्टम में कोई सिमेट्री होल्ड करती है। तो सिमेट्री की वजह से कंजर्वेशन आपके पास आ रही है। तो या तो आप सिमेट्री को देख लें तो आपको कंजर्वेशन लॉ पता चल जाएगा, या कंजर्वेशन लॉ को देखेंगे तो सिमेट्री पता चल जाएगी। अगर किसी तरह से वो कंजर्वेशन नहीं रहती है, इसका मतलब है कि वो सिमेट्री ब्रेक कर रही है, तो आपको फिर एक नई चीज़ पता चल सकेगी। आखिरी चीज वो ये कि देर आर 7 कॉन्स्टेंट्स और इंटीग्रल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्शियल एल बाय पार्शियल टी आपने देखा था। ठीक है, फिर आपने देखा था पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट आई इज इक्वल टू 0, याद है आपको? और फिर पार्शियल एल ओवर ये यहाँ पे ये जो आपके पास आया डी बाय डी टी, बल्कि ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं इसको ऐसे लिखूँ, कहाँ गया, ये तो हमारे सामने है कि डी वाई बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि पी यानी कि लीनियर मोमेंटम जो कि हम हमारे पास कांस्टेंट निकली थी डी वाई बाई डी टी ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल एक्स डॉट के जो है वो ज़ीरो होने की वजह से। ठीक है, ये हमने देखा था कि जब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें कांस्टेंट दे देता है। याद रखें कि हमें इंटीग्रेट करने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, राइट। या तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि P इज इक्वल टू पार्शल एल बाय पार्शल एक्स डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट हैं या इंटीग्रल्स हैं, आप इनको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यूज दे देते हैं। तो ये 7 है। एक एनर्जी का जो हमने यहाँ पे देखा पार्शियल एल बाय पार्शियल टी, और चूंकि 3 मोमेंटम होती हैं और 3 एंगुलर और 3 ही कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 7 इंटीग्रल्स 7 कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, ये 7 इंटीग्रल ऑफ मोशन आ जाते हैं। तो ये अक्सर आपसे प्रॉब्लम में कहा जाता है कि इनके इंटीग्रल ऑफ मोशन मालूम करें, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आया कि वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है। तो या किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो, वाई और जेड में ना हो, या अगर जेड में हो तो वाई और एक्स में ना हो, या अगर वाई और एक्स में है जेड में ना हो। तो आपको जिस डायरेक्शन में कंजर्व होगी वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा। उसको हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कहेंगे या इंटीग्रल ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, या इसी तरह हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रही हो, बाकी दो में ना हो रही हो। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रही होगी हम उसको इंटीग्रल ऑफ मोशन कहेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा। तो इन शॉर्ट टाइम होमोजीनियस है, तो इसका मतलब है कि नो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, लैग्रांजियन फंक्शन नहीं है टाइम का, तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। अगर स्पेस होमोजीनियस है यानी कि डेल्टा एल is zero under under space translation, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये कंजर्व है। इसी तरह स्पेस इज आइसोट्रोपिक हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। अगर अगेन ये डेल्टा एल अंडर रोटेशन, यहाँ पे ये अंडर ट्रांसलेशन था, ये अंडर रोटेशन अगर ये जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जनाब, तो ये हमारा जो है यूनिट 4 था। अगले यूनिट में हम फिर दूसरी चीज़ें करेंगे, वो आप कोर्स प्लान के अंदर देख सकते हैं। So we still have some 4 minutes, about 4 minutes. So if you have some question, please do ask me. I will try to answer. और आप इनसे इनको गो थ्रू कीजिएगा।
अगर कोई सवाल हो तो हम अगली क्लास में भी इन सवाल के जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। सो या और अपने नाम आप प्लीज़ अपने चैट बॉक्स के अंदर आप ड्रॉप कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। तो एनी क्वेश्चन यू स्टिल हैव अबाउट 3.5 minutes। आप गो थ्रू कीजिएगा और गो थ्रू करने के बाद आप सवाल कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन? मैं आपसे ये कहूँगा कि इन तमाम स्टेप्स से अच्छी तरीके से आप गुजरिए और उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अब जब आप ईच एंड एवरी स्टेप्स को खुद से करेंगे, खुद से किए बगैर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपके पास आर्गूमेंट्स हैं वो आपको किताबों से या जो मैंने लेक्चर उसमें से निकाले हैं, एक पेज प्रिंट करके आपको कंबाइन करके दिए हैं, उसमें से मिल सकते हैं, या जो मेरे लेक्चर वीडियो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, उसके ज़रिए से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपके पास रीजनिंग, हम कोई क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। और साथ साथ आपके पास ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसकी मैथमेटिक्स हम कैसे कर रहे हैं। ये स्टेप जो हमने कोई पर्टिकुलर स्टेप हमने किया है वो कैसे किया है, क्योंकि बाज़ जगहों पे हमें कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशंस करनी पड़ जाती हैं, तो वो क्यों ट्रू है। एनी क्वेश्चन? देख लीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, चैट पे भी डाल सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और फिर क्या अगली क्लास में भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं अभी फ़ौरन ही ये आज के दोनों लेक्चर्स जो हैं कंबाइन करके हमारा ये थर्ड लेक्चर बन रहा है इस यूनिट का, वो मैं अभी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो वो आप सुन लीजिएगा। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, so it seems to me that you have no question. So we are about to leave. So take care, and we will meet inshallah next week. आप ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नोट्स हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप देखिए, और दूसरा ये कि आप प्लीज़ एलएमएस को एक्सेस करने की कोशिश करें, क्योंकि अब उन्होंने उसको एक्टिव कर दिया है। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आईटी वालों के साथ कांटेक्ट करिए। अपने कोर्स को, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स अपीयर हो गया है, तो प्लीज़ आप एलएमएस को लॉग इन करें। तो प्रॉब्लम हो तो आप आईटी वालों को प्लीज़ इन्फॉर्म करें एंड रिजॉल्व इट। Alright, so I think we are about to depart. Alright, see you next week. Allah Hafiz.